जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि नाना नानी के संपत्ति में या फिर मामा मामी के संपत्ति में कितना अधिकार होता है, क्या ननिहाल के संपत्ति में अधिकार ले सकते हैं। तो आज इसी चीज को क्लियर करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग चाहते हैं क्या कि ननिहाल से मुझे कुछ संपत्ति मिले जो मेरी माँ का हिस्सेदारी है, तो माँ के रहने पर कितना हक है, माँ अगर जीवित नहीं है तो कितना हक है, ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ननिहाल के संपत्ति में नाती हो नतिन हो सबका उतना ही अधिकार होता है जितना कि आपके अपने दादा दादी के प्रॉपर्टी में अधिकार होता है। जैसे बता दे रहा हूं आपको कि आपका जो दादा के नाम से प्रॉपर्टी है वो पैतृक संपत्ति कहलाता है। दादा के नाम से परदादा के नाम से संपत्ति रहता है और डायरेक्ट उसमें आपकी हिस्सेदारी हो जाती है। मतलब उस हिस्सेदारी का, उस हक को कोई मार नहीं सकता है। आप किसी भी हालात में उसको ले सकते हैं। अगर नहीं दे रहा है तो कोर्ट से पार्टीशन शूट दायर करके आप अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं, लेकिन कोई बेईमानी नहीं कर सकता है करना चाहे तो। इसी प्रकार से आपके मम्मी का पूरा अधिकार उनके माँ बाप के प्रॉपर्टी में होता है, उनके पैतृक संपत्ति में होता है। मतलब उनका दादा हुआ या परदादा हुआ या फिर उनके पिता हुआ, उनके नाम के प्रॉपर्टी में होता है। तो माँ का जो प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी है अगर ननिहाल में, तो उसमें उनका बच्चे का है, तो नाना नानी के प्रॉपर्टी में ऐसा ही अधिकार हो जाता है। मैंने तो बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता दिया कि जितना आपका पिता के पैतृक संपत्ति पर आपका अधिकार है, उतना ही आपके माता के पैतृक संपत्ति पर आपका अधिकार है। अब देखिए लोग लेते क्यों नहीं है और देता क्यों नहीं ननिहाल से। तो वजह यह हो जाता है कि पहले के जमाने में क्या था कि लड़की का जब शादी हो जाता था तो लड़की अपने ससुराल चली जाती थी और वो मांगती नहीं थी। इसलिए नहीं मांगती थी कि उन्हें यह बताया जाता था कि तुम्हारे शादी में इतने खर्च हुई है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में इतनी खर्च हुई है, तुम्हारे परवरिश में इतनी खर्च हुई है, तुम्हारे शादी में इतना कर्जा लेना पड़ा था, बाकी पापा की बीमारी, मम्मी की बीमारी, इन सभी में खर्चा होता है। तो उसमें बेटियां सहभागी करने नहीं जाती है, उसमें सहयोग करने नहीं जाती है। इस वजह से बेटी लेती भी नहीं थी पहले के ज़माना में। लेकिन अब क्या है कि बेटियों को भी लालच होने लगा है, क्योंकि ज़मीन का जो रेट है ना वो दिन दुगुनी रात चौगुनी हर जगह तरक्की करते गया है। चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, हर जगह रेट में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। इस वजह से बेटी तो बेटी, जो बेटी नहीं है उनके बच्चे तक कहने लगे, अगर जिंदा है कोई बूढ़ी भी हो गई तो कहता है कि जाओ अपने वहाँ से अपने मायके से प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी लेकर आओ, चाहे चलो केस करते हैं वहाँ से लेते हैं अगर मामा मामी नहीं देंगे तो कानूनन आपको बता देता हूँ, बिल्कुल मैं आसान भाषा में कई बार रिपीट भी कर दिया हो कि कानूनन तो है ही, नाती नतीन का भी है, जो माँ का उसका हिस्सेदारी है वो तो उसको मिलना ही है। जैसे कि ननिहाल में मान लीजिए कि आपका 2 मामा है, आपकी मम्मी है, 3 हो गए, चाहे 2 मामा है, 2 उनकी बहन है, आपकी मासी है, आपकी मम्मी है, तो 4 लोग हो गए। तो सभी का बराबर बराबर ही आपके नाना के नाम से प्रॉपर्टी है या परनाना के नाम से प्रॉपर्टी है, तो सबके बराबर बराबर हिस्सेदारी होगा। जितना आपका मामाओं का हिस्सेदारी है उतना आपकी मम्मी का भी हिस्सेदारी है, उतना आपकी मासी का भी हिस्सेदारी है। अब लेना ना लेना ये आप पर निर्भर करता है। देखिए बहुत सारे लोगों को इसलिए भी नहीं लेना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सारे के ननिहाल पैसे वाले नहीं होते, सभी बहुत ज़्यादा जमीन जायदाद वाले नहीं होते हैं। उनके काम लायक ही जमीन जायदाद होते हैं, उतना ही होता है जितना में वो सर्वाइव कर सके, जीवन जी सके, उसमें भी जाकर जबरदस्ती लेना। और बहुत सारी लड़कियां के शादी हो जाता है तो उनके ससुराल में अच्छा खासा प्रॉपर्टी होता है, संपत्ति होता है, सुखी जीवन जी रही होती है, उनके हस्बैंड अच्छा कमा रहे होते हैं, उनके पति अच्छा कमा रहे होते हैं, तो जरूरत नहीं पड़ता। दूसरा क्या होता है कि आप जब ननिहाल में प्रॉपर्टी लेने जाते हैं या फिर आपकी मम्मी अगर वहाँ प्रॉपर्टी लेने जाएगी अपने मायके में, उसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ कानून ने ये राइट दे दिया है, अधिकार दे दिया है कि बेटे और बेटियों को बराबर संपत्ति में अधिकार है, लेकिन वहां पे इंसानियत के नाते ये भी राइट होना चाहिए कि आप जहाँ पे प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी लेने जा रहे हैं मामा के यहाँ, तो मामा आपका नाना का सेवा किया होगा, आपकी नानी का सेवा किया होगा, उसके बीमारी पे खर्च किया होगा, वो जब तक जीवित थे उनका खाना पीना रहना कपड़ा, उनके सुख दुख हर चीज में साथ दिया होगा। और बेटियों का क्या है कि उसकी शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है, उसके बाद क्या होता है वो साल 2 साल में एक बार घूमने आती है। वो भी घूमने आती है तो कुछ लेकर ही जाती है, देख कर नहीं जाती है। मायके में बेटियां आती है तो कुछ लेकर ही जाती है, देकर नहीं जाती है। लेकिन वहां पे क्या है, जो आपका मामा है तो उस हिसाब से क्या है कि वो सारा चीज देखते हैं। तो अधिकार तो देखा जाए तो पूर्ण रूप से उन्हीं का होना चाहिए। कभी भी लड़कियों को इंसानियत के नाते देखा जाए तो माँ बाप के प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी नहीं मांगना चाहिए। कब मांगना चाहिए, जब बराबर का आप अपने माँ बाप के देखभाल में, हर चीज में, बीमारी में, सुख दुख में सहयोगी करते हैं, सहयोग करते हैं, तो ही आप हिस्सेदारी के पात्र हैं। दूसरा क्या है कि शादी में अगर लड़कियों को इतना खर्च होता है तो उस खर्च का भी हिसाब रखना चाहिए कि मेरे शादी में मेरे बाप ने 10 लाख 5 लाख 20 लाख रुपए खर्च किया, दहेज दिया, बहुत सारी चीजें दी,
बहुत सारे भाई भी है जो अपने बहन की शादी करते हैं। तो ये देखा जाए तो लीगल रूप से तो है ये, लेकिन इंसानियत के नाते देखा जाए तो कोई अगर प्रॉपर्टी में जाकर जबरदस्ती लेता है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी, तो ये गलत है, गलत मैसेज जाता है। हाँ, ये सिलसिला कब चलना चाहिए? ये सिलसिला चलना चाहिए, कानून लागू होना चाहिए तो सख्ती से लागू होना चाहिए। अगर ननिहाल का हिस्सेदारी लेना है, कानून अगर लागू होना है तो सख्ती से सब पे लागू होना चाहिए। आप अगर ननिहाल में लेने जा रहे हैं अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा, आपके पापा को बोलिए कि आप भी अपने भांजे को दो हिस्सेदारी, आप भी अपनी बहन को दो हिस्सेदारी, तब जाकर आप भी अपने ननिहाल में जाइए, अपने मामा से हिस्सेदारी मांगने जाइए, या फिर अपने पापा को बोलिए कि अपने ससुराल में जाकर हिस्सेदारी ले, चाहे अपने मम्मी को बोलिए जाकर अपने मैके में हिस्सेदारी ले। तो ये बराबर नजरिया होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने ननिहाल में ले रहे हैं, आप अपनी बहनों को नहीं दे रहे हैं, आप अपने बुआ फुआ को नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे तो सीधी बेईमानी आप कर रहे हैं, कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। कानून का जब सदुपयोग करना है तो सभी जगह बराबर होना चाहिए। देखिए, मैं वीडियो बनाता हूँ आपको कानून बताने के लिए, कानून के साथ साथ मैं आपको अवेयर भी करता हूँ। देखिए, कानून हर जगह जरूरी नहीं कि कानून को ही घसीटा जाए। कानून बनाया जाता है डिसिप्लिन के लिए, डिसिप्लिन के लिए कानून बनाया जाता है, लेकिन लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। लड़कियों का बराबर अधिकार के लिए कानून इसलिए बनाया गया, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 इसलिए किया गया कि होता क्या है कि बहुत सारी लड़कियों का शादी हो जाता है, तो वो विधवा हो जाती है किसी परिस्थिति में, तो मायके में आके रह सके उसका अधिकार रहेगा, तभी तो यहाँ आके रह सकती है। दूसरा क्या है, कभी कभी तलाकशुदा भी हो जाती है, किसी कारणवश तलाक हो जाता है, उस परिस्थिति में आके मायके में रह सके, वहाँ पे कुछ उसको प्रॉपर्टी मिल सके ताकि आगे का जीवन जी सके। दूसरा क्या है कि उसका प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी रहेगा, अगर तलाकशुदा हो गई किसी कारणवश से, विधवा हो गई किसी कारणवश से, तो यहाँ के लोगों की जिम्मेवारी रहेगी कि भाई इसको फिर जल्द से जल्द सेटल किया जाए, या फिर अगर नहीं शादी करना चाहती है तो कोई ना कोई इसको ऐसा रोजगार का साधन कर दिया जाए, या फिर किसी भी प्रकार से इसको सेटल किया जाए ताकि इसको भविष्य में दिक्कत ना हो। तो इसलिए ऐसा अधिकार दिया गया कि इसको कहीं ना कहीं तो सहारा होना चाहिए। तो आप कभी ननिहाल में संपत्ति लेने के बारे में सोच रहे हैं, अगर कानून का सदुपयोग करने के बारे में सोच रहे हैं कि भाई कानून है तो पालन होना चाहिए, तो आप भी अपने ध्यान में रखेंगे कि आपके भी भांजा भांजी है, आपके भी पापा के भांजा भांजी होंगे, आपकी भी बहन होगी, आपकी भी बुआ होगा, फूफा होंगे, तो आप भी उन लोगों को दिया कीजिए और कानून का पालन करिए। दोनों तरफ से, हर तरफ से कानून का पालन होना चाहिए, तब लगेगा हमारे भारत में कि कानून का पालन हो रहा है, इंसाफ हो रहा है। सिर्फ लेना मत जानिए, देना भी सीखिए। अगर देना नहीं है तो लेने भी मत जाइए कहीं, आप भी कमाइए, खाइए, मस्त रहिए, और उनको भी कमाने खाने दीजिए, अपने मामा को, अपने नाना को, और मिलजुल कर रहिए, प्यार बांटिए, रिश्तेदारी बना के रखिए। ये तो मैंने आपको बताया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में, लेकिन मुस्लिमों के लिए भी बताऊं, मुस्लिम लॉ के बारे में, तो सेम कंडीशन है इसमें भी। बस जमीन में हिस्सेदारी में थोड़ा फर्क है। इसमें क्या है, बेटियों को बराबर हिस्सेदारी नहीं मिलता है, मतलब कि भाई को जितना मिलेगा उसका आधा बहन को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बार बता दे रहा हूँ आपको कि 100 गज जमीन है आपके ननिहाल में, आपके 2 मामा है, 1 मम्मी है, तो 40-40 गज आपके मामा का हुआ और 20 गज जमीन आपकी मम्मी का हुआ, मतलब वहां बराबर के अधिकार नहीं है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बराबर का अधिकार है, लेकिन अधिकार सभी धर्मों में। और इस कानून के बारे में एक चीज और बता दूं कि मुस्लिमों में जो ये लॉ था लड़कियों को हिस्सेदारी देने का, यह शुरू से है, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में आने के बाद, 2005 के बाद बराबर लड़कियों का अधिकार दिया गया। 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में आपको बता दूं कि बेटियों का कृषि भूमि में, खेती का भूमि में, किसी अन्य भूमि में अधिकार नहीं था। सिर्फ आवासीय भूमि में वो हिस्सेदारी ले सकती थी जहां उनका घर होता था। लेकिन 2005 के बाद ऐसा कर दिया गया कि बिल्कुल समानता कर दिया गया, बेटा बेटी का हिस्सेदारी बिल्कुल बराबर रहेगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।